दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, सुकून एफएम चैनल पर मैं मनदीप आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोगों को कहानियां कैसी लगती हैं, आप लोग हमें एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बता दिया करें। आपको अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा लें, जिससे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, अपने शहर और अपने गांव का नाम लिखकर हमें ज़रूर भेजें, जिससे हमें पता चले कि आप लोग कहां से हमारी वीडियोस कहानियों को सुनते हैं। चलिए आज हम शुरू करेंगे एपिसोड नंबर 128, सीक्रेट घर जमाई। दोस्तों, सीक्रेट घर जमाई को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं कहानी। मुकेश सिंघई ने पहले भी कियारा को बचाया था और उसके प्रति आभार प्रकट करने के लिए समर ने बिलाल अहमद को हराने के लिए उसकी मदद करने का वादा भी किया था। अब जब बिलाल अहमद की पत्नी यहाँ थी तो चैलेंज देने का ये टाइम बिल्कुल सही था। हुआ ये था कि बिलाल अहमद की पत्नी समर को सबक सिखाने के लिए आई थी, लेकिन जैसे ही वो वहां पर आई, समर ने उसको चैलेंज दे दिया कि अगर वो इतना ही अच्छा डॉक्टर है तो उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करे और उसे हरा दे। पूरी दुनिया मान लेगी कि बिलाल अहमद सच में ही एक अच्छा इंसान है और एक अच्छा डॉक्टर भी है। तभी सुहाना ने जोर से हंसते हुए कहा, क्या मजाक है? तुम मेरे पति को चैलेंज देना चाहते हो? मुझे नहीं लगता कि तुम इसके लायक हो। समर ने तंज भरे लहजे में कहा, क्या लगता है कि तुम्हारे पति मुझसे डरते हैं? कुछ तो गड़बड़ है। सुहाना ने फिर ठंडे स्वर में कहा, मैं स्पष्ट कर दूं कि वो केवल प्रोविंशियल मेडिकल एसोसिएशन के डायरेक्टर ही उसे चैलेंज कर सकते हैं। अगर तुम मेरे पति को चैलेंज करना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले इंदौर मेडिकल एसोसिएशन का डायरेक्टर बनना होगा और दूसरा मध्य प्रदेश प्रोविंशियल मेडिकल एसोसिएशन का डायरेक्टर बनना होगा। नहीं, मेरे पति तुम्हारा चैलेंज स्वीकार नहीं करेंगे। उसका चेहरा तिरस्कार से भरा हुआ था। नेशनल मेडिकल एसोसिएशन के डायरेक्टर के रूप में बिलाल अहमद बहुत व्यस्त था। नेशनल लीडर के उपचार के अलावा उसे मीटिंग्स में भाग लेना भी पड़ता था। विभिन्न प्रकार के अकादमिक एक्सचेंज की चर्चाएं के साथ साथ वो भी करनी पड़ती थी। उसके पास प्रसिद्धि पाने वाले लोगों के मिलने की चुनौतियों को स्वीकार करने का बिल्कुल भी समय नहीं था। इंडिया मेडिकल एसोसिएशन में बिलाल अहमद के लिए एक नया नियम भी बनाया था। अगर कोई नेशनल मेडिकल एसोसिएशन के डायरेक्टर को चैलेंज देना चाहता हो तो उसे पहले शहर के मेडिकल एसोसिएशन के डायरेक्टर का पद तो ग्रहण करना होगा और फिर प्रोविंशियल मेडिकल एसोसिएशन का डायरेक्टर भी बनना होगा। तभी वो बिलाल अहमद को चैलेंज दे सकता है। समर ने बिना किसी चिंता के हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, हम्म अगर ऐसा है तो मैं इंदौर मेडिकल एसोसिएशन का डायरेक्टर कौन है, मैं पहले उसे ही चैलेंज करूंगा। जहां तक बात समर के सवाल की थी, ये एक मेडिकल एसोसिएशन का डायरेक्टर उसके लिए इतनी सम्मान समस्याजनक बात नहीं थी। वो चिंता करे। तभी अचानक उसको एक आवाज सुनाई दी, बेटे, तुम बहुत घमंडी हो। मैं सिद्धार्थ मल्होत्रा हूँ, इंदौर मेडिकल एसोसिएशन का वर्तमान प्रेसिडेंट। और एक अधेड़ उम्र का आदमी बाहर आ गया। सिद्धार्थ मल्होत्रा को देखते ही समर का चेहरा काला पड़ गया। उसकी आंखों में ठंडक छा गई। सिद्धार्थ मल्होत्रा वही व्यक्ति था जिसने दिलीप सेठी को हॉस्पिटल डायरेक्टर की पोस्ट से बाहर निकलवाया था। उसने ही कियारा को वार्ड से बाहर भी निकाला था। सिद्धार्थ मल्होत्रा बिलाल अहमद के अच्छे रिश्तेदार थे, वरना वे हॉस्पिटल का डीन तो क्या, इंदौर मेडिकल एसोसिएशन के डायरेक्टर भी नहीं बन पाता। तभी समर ने गर्व से शांति से मुस्कुराते हुए कहा, सिद्धार्थ मल्होत्रा सही है। अच्छा, तो मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ, तुम समय और स्थान अपना चुन सकते हो। समर ने सिद्धार्थ मल्होत्रा को इंदौर मेडिकल एसोसिएशन के डायरेक्टर के रूप में पोस्ट प्राप्त करने का चैलेंज दे दिया था। मुकेश सिंघई का बदला लेने के अलावा समर कियारा और पिछले हॉस्पिटल के डीन दिलीप सेठी का बदला लेना भी चाहता था। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने ठंडे स्वर में कहा, समर, मैं तुम्हारा चैलेंज स्वीकार करता हूं, लेकिन इसमें एक शर्त होनी चाहिए। समर ने हैरान होते हुए पूछा, कौन सी शर्त? सिद्धार्थ मल्होत्रा ने ठंडे स्वर में कहा, अगर तुम हार गए तो मैं चाहता हूं कि तुम मैडम सुहाना के सामने घुटने टेकोगे और उनसे
माफी मांगोगे? बिलाल अहमद और सुहाना के गुलाम होने के नाते सिद्धार्थ मल्होत्रा को स्वाभाविक रूप से अपने आकाओं की सेवा तो करनी थी। उसके एक आका को अभी अभी समर ने थप्पड़ मारा था, इसलिए जाहिर था कि वो उसके लिए उसे लड़ना ही पड़ेगा। अगर वो शारीरिक रूप से लड़ रहे होते तो सिद्धार्थ मल्होत्रा अच्छी तरह जानता था कि वो समर का मुकाबला कभी नहीं कर पाता, क्योंकि समर अविश्वसनीय रूप से पावरफुल लग रहा था। हालांकि जब बात मेडिकल स्किल्स की आई तो सिद्धार्थ मल्होत्रा खुद को बेजोड़ समझता था। बिलाल अहमद से अपने संबंधों के अलावा सिद्धार्थ मल्होत्रा अपनी उत्कृष्ट मेडिकल स्किल्स के कारण इंदौर मेडिकल एसोसिएशन का डायरेक्टर बन गया था। उसने देश के सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल यूनिवर्सिटीज में से एक ग्रेजुएशन भी की थी और वो बहुत पढ़े लिखे भी थे। उदाहरण के लिए राकेश सिंघई को ले लीजिए। वे सिर्फ आयुर्वेदिक मेडिकल एसोसिएशन के डायरेक्टर थे, लेकिन मेडिकल सेक्टर में ईस्टर्न मेडिसिन, वेस्टर्न मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स और गायनोकोलॉजिकल ऑर्थोपेडिक्स के भी बहुत कुछ शामिल था। सिद्धार्थ मल्होत्रा को सुहाना के सामने घुटने टेकने के लिए कहता हुआ सुनकर समर की आंखें चौड़ी हो गई। अगर मेडिकल स्किल्स की चैलेंज न होती तो समर उसे एक ही मुक्के में उड़ा देता कि वो कितना मूर्ख है। समर ने व्यंग करते हुए कहा, सिद्धार्थ मल्होत्रा, कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम हार गए तो मैं चाहता हूं कि तुम सिटी हॉस्पिटल में अपनी पोस्ट दिलीप सेठी को वापस दे दो और घुटनों के बल बैठकर प्रोफेसर मुकेश सिंघई से माफी भी मांगोगे। दुश्मन पर उसे कभी दया नहीं आती थी। उसे अभी घुटने टेकने को कहा गया तो वो दुश्मन को भी मुकेश सिंघई के सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर सकता था। हालांकि वो अभी तक बिलाल अहमद को चैलेंज नहीं दे पाया था, लेकिन उसके साथ ही सिद्धार्थ मल्होत्रा को सबक सिखाना और उसे मुकेश सिंघई के सामने घुटने टेकने पर मजबूर करना भी ठीक था। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने घमंड में हंसते हुए समर की तरफ देखते हुए उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम मजाक कर रहे हो? मैं कैसे हार जाऊंगा? मैं इंदौर मेडिकल एसोसिएशन का डायरेक्टर हूं। सिद्धार्थ मल्होत्रा निश्चित रूप से इंदौर के सबसे अच्छे डॉक्टरों में से एक भी था, वरना वह मेडिकल एसोसिएशन की परीक्षा तो पास नहीं कर पाता। समर ने उसके आंखों में देखकर गौर से कहा, लगता है तुम मेरा चैलेंज स्वीकार करने के लिए बहुत डरे हुए हो, सिद्धार्थ मल्होत्रा। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने हाथ हिलाते हुए कहा, ये बेतुका है। हमारा मैच कल सुबह 9 बजे सिटी हॉस्पिटल की लॉबी में लाइव प्रसारित होगा। क्या तुम आने की हिम्मत कर सकते हो? समर ने व्यंग करते हुए कहा, जाहिर है मुझे वहां मौजूद रहना ही पड़ेगा, तभी तो मैं तुम्हें घुटनों के बल बैठकर प्रोफेसर मुकेश सिंघई से माफी मांगते हुए देख पाऊंगा। ये कहने के बाद वो मुड़ा और उसने अलिस्का का हाथ पकड़ा और इन पेशेंट वार्ड की तरफ चल पड़ा। अलिस्का उसे झगड़ते हुए देख रही थी। अचानक समर ने उसका छोटा सा हाथ पकड़ लिया, इसलिए शर्मिंदगी से उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। अलिस्का शर्मा गई थी। उसने शर्माते हुए कहा, मैं तुम्हारी सास हूं समर, तुम मेरा हाथ क्यों पकड़े हुए हो? समर भी शर्मा गया था। तुरंत उसने हाथ छोड़ते हुए कहा, ओह मॉम, मुझे माफ करना, मैंने सोचा कि आप कियारा हैं। समर सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ चैलेंज की घोषणा कर रहा था, इसीलिए उसने अपने हाथ पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो कियारा का हाथ ऐसे ही पकड़ता था। एलिस्का काफी हद तक ये अच्छी तरह दिखती थी, इसलिए उसने गलत हाथ पकड़ लिया था। अलिस्का ने समर की तरफ देखा, हॉस्पिटल की तरफ चल पड़ी। जो कुछ हुआ था उसके बाद बीच बेहतर तालमेल बन गया था और अब उससे पहले जितनी वो नाराज नहीं थी। समर ने चलते चलते अपना फोन निकाला और मुकेश सिंघई का नंबर डायल कर दिया। दूसरी तरफ से फोन जल्द ही उठ लिया। उसने मुकेश सिंघई को इंदौर मेडिकल एसोसिएशन के डायरेक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा को चैलेंज देने के बारे में बता दिया था। उन्हें कल सुबह मैच में आने को कहा। मुकेश सिंघई इस बात से खुश था। अगर सिद्धार्थ मल्होत्रा हार गया तो उसके घुटनों के बल बैठकर वो माफी मांगेगा। मुकेश सिंघई का सबसे बड़ा सपना अपने उस गद्दार स्टूडेंट बिलाल अहमद को हराना ही था। हालांकि वो ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे अकादमी से निकाल दिया गया था। इसलिए उसने समर पर भरोसा किया और उसे चैलेंज देगा। उसे अंदाजा भी नहीं था कि समर इतना स्किल्ड होगा। मुकेश सिंघई बहुत एक्साइटेड था, ये सोचकर कि उसने सही व्यक्ति को चुना है। कियारा को बचाकर सही काम किया और अपने हिसाब से समर वाकई एक जिम्मेदार इंसान भी था। उन्होंने मिलने का समय तय किया। थोड़ी बातचीत के बाद फोन काट दिया, क्योंकि समर पहले से ही कियारा के वार्ड में पहुंच चुका था।
समर हॉस्पिटल के सामने सिद्धार्थ मल्होत्रा को इतने जोर से चैलेंज दे रहा था, पूरा हॉस्पिटल उसकी बात सुन रहा था। सभी डॉक्टर और नर्सें आश्चर्य से उसे ही देख रहे थे। राकेश सिंघई ने समर को दरवाजे पर रोक लिया। उसे गंभीर नजर में देखते हुए पूछा, समर, क्या तुम सिद्धार्थ मल्होत्रा को सच में चैलेंज देना चाहते हो? वो एक असभ्य आदमी है, लेकिन वो वास्तव में एक उत्कृष्ट डॉक्टर तो है। वो आयुर्वेदिक मेडिसिन के डायरेक्टर और मेडिकल एसोसिएशन के एक महत्वपूर्ण सदस्य थे, इसलिए वो सिद्धार्थ मल्होत्रा के लेवल के बारे में अच्छे से जानते थे। इसलिए उन्होंने समर को याद दिला दिया था। उसकी बात सुनकर समर ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, निश्चिंत रहो, मुझे अपनी मेडिकल स्किल्स पर पूरा भरोसा है। मुझे कोई नहीं हरा सकता, जहां तक बात मेंटल प्रॉब्लम की ना हो। वो एक बेहद स्किल्ड डॉक्टर आयुर्वेदिक मेडिसिन में निपुण होने के नाते समर को अपने स्किल्स पर गर्व और विश्वास था। मेडिकल साइंस की पढ़ाई के दौरान उसने मेंटल इलनेस के अलावा सब कुछ सीख लिया था। उसने राकेश सिंघई को दिलासा दिया कि वार्ड का दरवाजा खोला और वो अंदर चला गया। समर को कियारा की इतनी याद आ रही थी कि वह उसे एक पल के लिए भी देखे बिना नहीं रह सकता था। जब तक वो उसे देख सकता था, उसे खुशी होती, क्योंकि वो उससे बात नहीं करना चाहती थी। अंदर जाते ही समर ने चिंता में पूछा, हनी, क्या तुम बेहतर महसूस कर रही हो? कियारा ने अपना प्यारा सा मुंह बनाया और अपना सिर समर से दूर करते हुए रिएक्ट किया। समर जानता था कि कियारा उसे कुछ बातचीत के अलावा बाद भी नाराज है, लेकिन ये अच्छी बात थी, क्योंकि एक इंसान उसी से नाराज होता है जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है, जिसकी परवाह करता है। अगर उसे सिर्फ नफरत और नाराजगी होती तो नजरअंदाज कर देती। समर ने मुस्कुराते हुए आगे कहा, हनी, तुमने अपनी माँ को उस महिला को भगाने के लिए कहा था जो मुझे परेशान कर रही थी। इससे पता चलता है कि तुम मेरी अब भी परवाह करती हो। मैं ये जानकर भावुक हो गया हूँ। उसने अपनी मोटी चमड़ी का फायदा उठाने का फैसला किया। उसे माफी पाने के लिए जितना संभव हो सके उसने बात करने की कोशिश की। जब समर ने बोलना बंद नहीं किया तो कियारा ने आखिरकार कहा, अपने आप पर काबू पालो, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रही थी। वो महिला बहुत जोर से बोल रही थी। उसकी आवाज से मैं ठीक से आराम नहीं कर रही थी, इसलिए मैंने उनको भेजा। उसने बात की। कियारा ने समर से बात की। समर इस पल को लेकर इतना एक्साइटेड था कि वो लगभग रो पड़ा। दरअसल कियारा जब से होश में आई थी तब से उसने समर से बात नहीं की थी। उसे चुप रहने के लिए वो कह रही थी। समर इस बात से दुखी था। अब जब उससे बात कर रही थी तो वो खुश कैसे नहीं होता। समर ने उसकी मदद न करने की टिप्पणी को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि अलिस्का से उसे पता चल गया कि कियारा वास्तव में सुहाना द्वारा परेशान किए जाने से नाराज थी। इसलिए उसने अलिस्का को उस महिला को बाहर निकालने के लिए भेजा था। कियारा उसके जितने मोटी चमड़ी वाली तो नहीं थी, इसलिए वो निश्चित रूप से इसे स्वीकार नहीं कर लेगी। लेकिन समर उसे समझ गया था। समर ने चुपके से सुहाना को गालियां दी और फिर उसे धन्यवाद देते हुए कहा, सुहाना, तुम घटिया कुतिया हो। मुझे कोसने के लिए हॉस्पिटल आने के लिए फिर भी तुम्हारा धन्यवाद। अगर तुमने उसे परेशान नहीं किया होता तो कियारा अब मुझसे बात भी नहीं करती ना। अगर सुहाना को पता होता कि समर उसे शुक्रिया अदा कर रहा है तो वो और भी बहुत ज्यादा गुस्से में होती। वो गुस्से में यही कहने वाली थी कि साले तूने मुझे एक दर्जन थप्पड़ मारे, मेरा सिर सुअर की तरह बना दिया और अब तुम मुझे शुक्रिया अदा कर रहा है। ये तो एक मरे हुए चूहे के अंतिम संस्कार में रोने वाली बिल्ली के जैसा है। इसके बाद समर ने बिस्तर के सिरहाने पर बैठा और बेशर्मी से बोला, हनी, तुम्हारी आवाज किसी परी की तरह संगीत में है। मैं बिना कुछ खाए पूरे दिन तुम्हें सुन सकता हूँ। मुझे कुछ और कहो ना। हाँ। कमरे में बैठी एक नर्स लगभग हंस पड़ी। वो सोच रही थी कि आदमी कितना मजाकिया है, अपनी पत्नी को खुश करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। बिना खाए सारा दिन उसकी आवाज सुन सकता है। ये सब सोचते हुए उसने मन ही मन में समर का मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी पत्नी की आवाज में तुमसे एनर्जी मिल सकती है? वहीं कियारा अपने पति के इस फ्लर्ट से शर्मिंदा हो रही थी। उसने अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए अपनी आंखें घुमाई। इसी समय उधर जापान में सातों परिवार, जिसे नंबर वन निंजा परिवार भी कहा जाता था, जापान के 5 सबसे बड़े परिवारों में से एक था। और कैंडी परिवार, बुशिरो परिवार, कराटे परिवार, डायमंड ब्लड परिवार, ये सब जापान के सबसे 5 बड़े परिवार थे। हर पहलू में पावरफुल पांचों सुपर पावर ने एक साथ जापान पर
सभी बलों को नियंत्रित कर लिया था। सातों परिवार के स्वामित्व वाले एक विला में किमोनो पहने एक बूढ़ा आदमी पालथी मारकर बैठा हुआ था, चाय पी रहा था, जबकि एक आकर्षक महिला उसके सामने खड़ी थी। वो युवती 20 साल की थी। आकर्षक चेहरे, बेदाग गोरी त्वचा, मोहक चमकती आंखें और प्यारी नाक, लाल होठों के साथ वो बहुत आकर्षक लग रही थी। सुंदर महिला का फिगर एक फार्म फिटिंग गेज ड्रेस में बहुत मोहक था, जो उसकी ड्रेस से भी ज्यादा उभर कर सामने आ रहा था, जिसे कोई भी पुरुष उसकी तरफ आकर्षित हो जाता, उसे पाने के लिए ललायत हो सकता था। ये तो मानना ही पड़ेगा कि जापान की सभी महिलाएं बहुत सुंदर थी, और वो कुछ विशेष वीडियो में दिखाई गई महिलाओं से मिलती जुलती ही थी। जापान में मोहक महिला बहुत प्रसिद्ध थी। उसका नाम योशिको सातो था। वो निंजा परिवार की यंग मिस्ट्रेस और 4 सुंदरियों में से एक थी। वो एक घातक स्त्री भी थी और उसके हाथ पहले भी कई लोग मारे जा चुके थे। सातो ने उस बूढ़े आदमी से सम्मान पूर्वक कहा, दादाजी, निंजा किंग और हाई लेवल निंजा काइप सातो दोनों को शैडो ग्रुप के शैडो किंग समर ने इंडिया में मार डाला। कॉन्करर बैज भी खो गया है। हालांकि योशिको की जापान में बहुत प्रतिष्ठा थी, लेकिन वो जानती थी कि उसके सामने खड़ा बूढ़ा आदमी निंजा परिवार का असली मास्टर था, और निंजा किंग उस बूढ़े आदमी का एक स्टूडेंट मात्र था। उसके दादा ने कई फाइटर्स को ट्रेन किया था, जिनमें से कुछ तो निंजा से भी ज्यादा पावरफुल थे। निंजा परिवार सैकड़ों वर्षों तक बड़ी संख्या में फाइटर्स के साथ फलता फूलता आ रहा था। उस बूढ़े ने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहा, समर मौत के लायक है। क्या तुम्हारे पास उसकी कोई जानकारी है? योशिका ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, दादाजी, नई रिपोर्ट के अनुसार समर ने 3 मजबूत फाइटर्स को मार डाला, जो इंडिया की हाफ ग्रैंड मास्टर लिस्ट में शामिल थे। अपने लेवल में बेजोड़ हाफ ग्रैंड मास्टर किंगडम के फाइटर भी बन गए थे। बूढ़े व्यक्ति ने उस महिला को देखते हुए कहा, अपने किंगडम में बेजोड़? समर के पास पावरफुल ध्यान और मार्शल आर्ट तकनीकें होनी चाहिए, और वो बहुत अच्छा, और तुम्हारा मिशन इंडिया जाना है और तुम्हें उसे मारना है। लोग योशिका सादा को सिर्फ एक खूबसूरत और निंजा परिवार की यंग मिस्ट्रेस के रूप में जानते थे, लेकिन किसी को यह भी नहीं पता था कि उसे परिवार ने गुप्त रूप से अपने पावरफुल निंजा तकनीकों की ट्रेनिंग दी थी। अब वो एक ग्रैंड मास्टर बन चुकी थी। परिवार के बाहर का कोई भी व्यक्ति आश्चर्यचकित हो जाएगा यदि उसे पता चले कि फेमस सुंदरी योशिका सातो वास्तव में एक ग्रैंड मास्टर थी। योशिका ने अपने दादाजी की तरफ से देखते हुए पूछा, दादाजी, क्या मैं उसे मार डालूं या फिर अपना नौकर बना दूं? उसके दादाजी ने उसके बात का जवाब में कहा, योशिको, तुमने 3 पूंछ वाली लोमड़ी ब्लड लाइन टोटम को जगा दिया है। तुम्हें अब पुरुषों के इंपोर्टेंट सार तत्व की आवश्यकता है। तुम समर को हराने के बाद उसे अपना सेवक बना सकती हो। उसके इंपोर्टेंट सार को खत्म करके तुम सफलता हासिल कर सकती हो। योशिको सातो के आकर्षक चेहरे पर एक रक्त पिपासु मुस्कान उभर आई। उसने थोड़ा उत्साहित होते हुए कहा, हाँ दादाजी, मैं उसे अपना सेवक बनाऊंगी। मुझे लगता है कि मेरी 3 पूंछ वाली लोमड़ी की ब्लड लाइन टोटम विकसित होने वाली है। समर की लाइफ एनर्जी इसमें मदद कर सकती है। अपने दादा को अलविदा कहते हुए निंजा परिवार की प्रमुख योशिका सातो इंदौर के लिए हवाई जहाज का टिकट बुक करने के लिए अपने कमरे में चली गई। उसी समय इंदौर के एक होटल में अपने मोबाइल फोन में नैन्सी ने टाइगर ग्रुप में स्काई गाइडलाइंस के ऑगस्टाइन से संपर्क किया। ऑगस्टाइन स्काई गाइडलाइंस का यंग मास्टर था। सुंदर चेहरे, शानदार नाक, सांवली त्वचा, नीली आंखें और सुनहरे बालों के साथ वो सुंदरता और ज्ञान दोनों से युक्त एक पौराणिक प्राचीन देवता जैसा दिखता था। सुंदर शब्द पुरुषों के लिए उचित नहीं था, लेकिन ऑगस्टाइन जो बहुत सुंदर था वो केवल इसी शब्द से वर्णित किया जा सकता था। टाइगर ग्रुप के एक आलीशान विला में शराब की चुस्कियां लेते हुए ऑगस्टाइन ने फोन पर हल्के से पूछा, नैन्सी, क्या तुम मुझे ये बताने के लिए फोन कर रही हो कि तुम मेरी मंगेतर को वापस लाने वाली हो? ऑगस्टाइन जानता था कि नैन्सी स्वीडिश प्रिंसेस एलिस की मिस्ट्रेस और हाई हेवन किंगडम की फाइटर थी। वो एलिस को वापस लेकर ऑगस्टाइन से उसका विवाह करने के उद्देश्य से इंडिया आई थी। नैन्सी ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, मुझे खेद है, ये लोग यंग लॉर्ड ऑगस्टाइन, एलिस शैडो किंग समर के साथ रह रही है। वो वापस नहीं भी आना चाहती।
दूसरी तरफ से अगस्टाइन ने थोड़ी कड़क आवाज में कहा, नैन्सी, तुम अपना काम ठीक से नहीं कर रही हो। चूंकि एलिस वापस आने को तैयार नहीं है, तुम उसे जबरदस्ती भी वापस लेकर आ सकती हो। नैन्सी ने धीरे से कहा, लॉर्ड अगस्टाइन, समर ने हाफ ग्रैंड मास्टर किंगडम के 3 मजबूत फाइटर्स को हराया है। एक हाफ ग्रैंड मास्टर बन गया है जो बहुत पावरफुल है। मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकती। दरअसल वो इस बात से बहुत नाराज थी कि वो सब कुछ कैसे चल रहा है उसने पहली बार समर को देखा। वो इस बात पर सिर्फ एक ही हाई हेवन का फाइटर था। वो कुछ दिनों में उसे हाफ ग्रैंड मास्टर में सफलता मिल गई। समर की रॉकेट जैसी तेजी से प्रगति देखकर वो हैरान रह गई थी। नैन्सी एलिस को जबरदस्ती लेकर जाना चाहती थी। अगर उसने जल्दबाजी में कोई कदम उठाया तो शायद समर उसे मार डालेगा, और यही वजह थी कि उसे इंदौर में छिपना पड़ रहा था। ऑगस्टाइन ने समर के प्रति तिरस्कार भरी आवाज में कहा, नैन्सी, मैं क्रोकोडाइल परिवार के लीडर को तुम्हारे साथ इंडिया में काम करने के लिए भेजूंगा। वो एक ग्रैंड मास्टर है, समर से आसानी से निपट सकता है। हॉलिसी के साथ साझेदारी करते समय टाइगर ग्रुप के टॉप पावर के रूप में स्काई गॉड्स अलायंस के 10 विशाल परिवार शामिल थे और क्रोकोडाइल परिवार उनमें से एक था। इसी बीच कोरिया के ताइक्वांडो परिवार और रूस के किलर कैंप ने भी अपने सुपर मास्टर्स को इंडिया की तरफ भेज दिया था। उनका काम समर को मारना ही था। समर का हर दुश्मन एक वर्ल्ड लेवल सुप्रीम पावर था जो उन्हें अपमानित करने की हिम्मत करने के अलावा व्यक्ति की आसानी से मौत करने के लिए भी तैयार थे। हालांकि इतनी सारी सुप्रीम पावरों को आसानी से समर जिंदा था, फिर भी काफी संपन्न था। इस समय समर इंदौर के आयुर्वेदिक मेडिकल हॉस्पिटल में था। उसे उन किलर्स के इरादों का कोई भी अंदाजा नहीं था। अगर उसे इनके बारे में पता भी होता तो उसे कोई परवाह भी नहीं होती, क्योंकि अब उसके लिए सबसे जरूरी चीज कियारा थी। बाकी सब कुछ उसने उसके लिए छोड़ दिया था। तभी समर ने बेशर्मी से कियारा से कहा, हनी, क्या तुम मुझे एक बार और बात कर सकती हो? प्लीज मुझे एक बार और अपनी आवाज सुना दो। अभी कुछ देर पहले कियारा ने उससे कहा था, जिसे वो बहुत ज्यादा खुश हो गया था, लेकिन उसके बाद से कियारा उसे अनदेखा कर रही थी। उसकी चापलूसी भरी रणनीति का कोई जवाब नहीं दे रही थी। जब कियारा चुप रही तो समर ने उसे एक गाना गाने का फैसला करते हुए कहा, हनी, मैं तुम्हें एक गाना सुनाता हूँ। उसने समझ लिया था कि कियारा को पिघलाने और उसके बीच चल रही ठंडी जंग को खत्म करने का एकमात्र तरीका बेशर्मी से उसकी चापलूसी करना ही था, वरना एक दूसरे से लगातार संवाद न होने के कारण तो खाई और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। समर ने अपनी गीत में अपनी पत्नी की तारीफ करते हुए कहा, पूरी दुनिया में मेरी पत्नी सबसे अच्छी है। मेरी पत्नी के साथ एक बच्चा राजकुमार की तरह लगता है, और मेरी पत्नी के बिना एक बच्चा घास का टुकड़ा है। मैं अपनी पत्नी की बाहों में कितना खुश हूँ। समर का गाना सुनकर कियारा की उसने अपनी आंखें घुमाई। उसने उसे एक अवाक नजर से देखा, सिर घुमाकर उसे इग्नोर कर दिया। वहीं पास में खड़ी यंग नर्स अपनी हंसी नहीं रोक पाई। उसके गाने पर खिलखिलाकर हंसने लगी। उसने मन ही मन में समर के बारे में सोचते हुए कहा, ओह, ये आदमी कितना मजाक से भरा हुआ है। उसने अपनी पत्नी को खुश करने के लिए ओनली मदर इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड गाने को बदलकर ओनली वाइफ इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड कर दिया। सुंदर नर्स को साफ पता चल रहा था कि उस आदमी ने जरूर कोई गलती की होगी और उसकी पत्नी उससे इसीलिए बात नहीं कर रही। अब वो उस पर फिदा होकर उससे माफी मांग रहा था। समर निराश हो गया। उसे वो गाना गाने में बिल्कुल भी मेहनत करनी पड़ी, जिससे छोटी नर्स तो हंस पड़ी, लेकिन उसकी पत्नी पर कोई असर नहीं हुआ। समर ने भौहें चढ़ाकर शिकायत करते हुए कहा, अरे जल्दी से आओ, मेरी पत्नी के लिए ड्रिप तैयार करो। तुम किस बात पर हंस रही हो? नर्स ने उसकी तरफ जेब निकाली। जाहिर है वो उससे डरी नहीं। उसे लगा कि वो मजाकिया आदमी है। फिर वो ड्रिप तैयार करने के बाद कियारा को ड्रिप लगाने के लिए चली गई। कियारा ने बस उसे एक ही वाक्य कहा था, फिर उसे इग्नोर कर दिया। कई कोशिशें नाकाम होने के बाद समर के पास उसे थोड़ा आराम कर देने के लिए वार्ड में जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। और जब वो वार्ड से बाहर निकला तो समर ने पाया कि शैडो ग्रुप टीम के मेंबर्स भी हंस रहे थे। जाहिर है उन्होंने बाहर से उसका गाना सुना था
सच्चाई यह थी कि टीम के मेंबर्स ने समर को पहले भी इस तरह से गीत गाते नहीं सुना था। खासकर किसी महिला को ग्रेस पाने के लिए गनीमत थी कि वो सिर्फ मॉन्क, बोल्डमैन और डेथ गॉड ही मौजूद थे। अगर एलिस यहाँ होती तो उसे जलन होती। समर ने उन तीनों की तरफ देखते हुए नाराजगी भरे ठंडे स्वर में पूछा, तुम लोग किस बात पर हंस रहे हो? क्या तुमने अपने बॉस को पहले कभी गाना गाते नहीं सुना? उसकी बात सुनकर अपनी हंसी दबाते हुए मोंक बोला, बॉस, मैंने आपका पहले गाना सुना है, पर इस तरह से नहीं। मुझे आपकी पत्नी से जलन हो रही है, जो बॉस की बेजोड़ आवाज को सुन नहीं सकती। केवल मेरी पत्नी ही पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। जैसे उसने अपनी बात खत्म की, बॉल्डमैन और डेथ गॉड फिर से हंसने लगे, क्योंकि वे अपने बॉस को मूर्ख बनाते देख बहुत खुश थे। तभी समर ने उन्हें एक नजर देखते हुए हल्के से कहा, मैंने तुम्हें एंशिएंट मार्शल आर्ट तकनीक सीखने की प्लानिंग बनाई है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि तुम्हें नहीं सीखना चाहिए। उनकी बात सुनकर मोंक व अन्य सभी के चेहरे के भाव बदल गए। उनकी आंखों में उत्साह था। वे लंबे समय से समर के अधीन काम कर रहे थे और स्वाभाविक रूप से एंशिएंट मार्शल आर्ट की दुनिया में एंशिएंट मार्शल आर्ट फाइटर्स के बारे में वो जानते थे। हालांकि आम लोगों की दुनिया में वह सबसे ताकतवर थे, फिर भी एंशिएंट मार्शल आर्ट फाइटर की नज़र में वो सिर्फ एक कमजोर मुर्गे ही थे। उन्होंने देखा कि एंशिएंट मार्शल आर्ट तकनीक सीखने के बाद बॉस कितना अमेजिंग हो गया था। वो अनगिनत दुश्मनों पर विजय पाने और विरोधियों को एक पंच मारने में सक्षम था। मोंक ने समर को अपनी बाहों में भर लिया और ऊंची आवाज में कहा, बॉस बॉस, आप तो मेरे प्यारे सीनियर भाई हैं। ये बोल्ड मैन था जो आपके गीत पर हंसा था। प्लीज मुझे मार्शल आर्ट तकनीक सिखाइए ना, फिर मैं आपके द्वारा सिखाए गए कौशल से आपके लिए बोल्ड मैन को हरा दूंगा। उसकी बात सुनकर बोल्ड मैन ने मन ही मन नाराज होते हुए कहा, बकवास, ये बेशर्म मोंक मुझे धोखा दे रहा है। बोल्ड मैन ने अपनी नाराजगी दिखाने के लिए मोंक को एक सख्त नजर देखते हुए आगे सोचा, मोंक, बकवास कर रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम ही बॉस की चापलूसी कर सकते हो? समर को अपनी बाहों में भरता हुआ बोल्डमैन ने उत्साही कहा, बॉस, आप तो मेरे असली पिता हैं। प्लीज मुझे मार्शल आर्ट की तकनीकें सिखाइए ना, मैं उनका इस्तेमाल करके आपको मोंक कला सिखाऊंगा। बोल्डमैन की बात सुनकर डेथ गॉड भी उदास हो गया, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि बोल्डमैन इतना चापलूस हो सकता है। उसने मन ही मन में कहा, साहब साहब, आप कहाँ हैं? आपका बेशर्म बोल्डमैन मार्शल आर्ट के गुर सीखने के लिए अपने बॉस को बाप कह रहा है, जबकि आप असल में उनसे उम्र में बड़े हैं। कितना बेशर्म आदमी है। समर शर्मिंदगी से अवाक होकर उनकी तरफ ही देखता रहा। दोनों बेशर्म आदमी उसे बड़ा भाई और पिता कह रहे थे, लेकिन असल में वो बूढ़ा नहीं था, बल्कि एक हैंडसम युवक था। लेकिन अगले ही पल उसने देखा कि कोई भी बेशर्म आदमी उसके सामने खड़ा था। समर को अपनी बाहों में लेकर डेथ गॉड ने उसकी चापलूसी करने की कोशिश करते हुए कहा, बॉस, आप तो मेरे गॉड फादर हैं। प्लीज मुझे मार्शल आर्ट की तकनीक सिखाएं। मैं आपके लिए उन दो बेशर्म लोगों को हरा दूंगा। भाड़ में जाओ, तुमने बेशर्म कहा? तुम सबसे बुरे हो। मॉन्क और बोल्ड मैन ने गुस्से में डेथ गॉड की तरफ देखा। डेथ गॉड को जरा भी शर्म नहीं आई। उसने तो मार्शल आर्ट सीखने के चक्कर में बॉस को गॉड फादर तक कह दिया। अफसोस की बात तो यह थी कि वे भूल गए थे कि कुछ देर पहले ही वो डेथ गॉड की तरह बेशर्म थे, जब उन्होंने समर को बड़ा भाई और पिता भी कहा था। अपनी आंखों में निराशा के साथ समर ने गॉड डेथ की तरफ देखा और शैडो ग्रुप टीम में सबसे शर्मिला और वो चुप रहने वाला इंसान था। यह काफी निराशाजनक था कि शांत डेथ गॉड ने भी मार्शल आर्ट तकनीकों के कारण ही चापलूसी करना भी सीख लिया था। मार्शल तकनीकों का प्रलोभन इतना बड़ा था कि शैडो ग्रुप टीम के मेंबर्स भी इसका विरोध नहीं कर पाए। 3 आदमियों द्वारा पकड़े जाने के कारण समर को सांस लेने में अब तकलीफ होने लगी थी। अगर कोई खूबसूरत औरत उसे पकड़े थी तो वो तो खुश होता, लेकिन 3 आदमियों द्वारा पकड़े जाने पर अब उसे घिन आने लगी थी। समर ने तभी थोड़ा सोचते हुए कहा, अगर तुम मार्शल आर्ट की तकनीक सीखना चाहते हो तो अभी मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम लोगों को कुछ नहीं सिखाऊंगा। उसकी बात सुनते ही तीनों ने जल्दी से उसे छोड़ दिया। तीनों समर को उत्सुकता से देखने लगे, मानो वह स्वादिष्ट केक का टुकड़ा हो और जिसे वो बेसब्री से खाना चाहते हों। तभी समर ने उनकी तरफ देखते हुए कहा,
क्या तुम लोग एंशियंट मार्शल आर्ट फाइटर्स आम लोगों के बीच में अंतर जानते हो? सबने सिर हिलाते हुए कहा कि इन्हें एंशियंट मार्शल आर्ट के बारे में हाल में तब तक कुछ भी नहीं पता। जब उन्होंने बोस को देखा था तो उन्होंने उसे जलन हो रही थी। एंशियंट मार्शल आर्ट तकनीक को प्रैक्टिस से उन्होंने महान पावर पैदा कर ली थी। समर ने उन तीनों को एंशियंट मार्शल आर्ट के बारे में बताते हुए कहा, साधारण लोग केवल अपनी मसल्स पावर का उपयोग करते हैं जो एक निश्चित सीमा तक सीमित होती है, जबकि एंशियंट फाइटर शरीर की वास्तविक ऊर्जा अवशोषित करते हैं, लाइफ एनर्जी का निर्माण करते हैं और जिसकी पावर असीम होती है। केवल वे जिन्होंने लाइफ एनर्जी का विकास किया है एंशियंट मार्शल आर्ट फाइटर कला कहला सकते हैं। लाइफ एनर्जी से सुसज्जित एंशियंट मार्शल आर्ट फाइटर तकनीक की प्रैक्टिस कर सकते हैं जो उन्हें अब उनकी लाइफ द्वारा एनर्जी प्रदत्त आक्रमणी पावर और कौशल का उपयोग करके सुप्रीम पावर प्रदान करेगी। मोंग, यह जापान के 7वें तलवार किंग के तलवार किंग पर लिखी किताब है। उसे मारने के बाद मुझे ये मिली। क्योंकि तुम्हें तलवार चलाना पसंद है इसलिए मुझे लगता है कि ये तुम्हें पसंद आएगी। ये कहते हुए समर वो तकनीक की किताब ने मोंग को दे दिया। इसके बाद उसने बोल्डमैन की तरफ घूरते हुए कहा, बोल्डमैन, ये आयरन फिस्ट सेक्ट की आयरन फिस्ट तकनीक है जिसमें सेक्ट की मार्शल आर्ट तकनीकें और ध्यान तकनीकें शामिल हैं जो तुम्हारे पावरफुल शरीर के अनुकूल होगी। फिर उसने डेथ गॉड को भी एक तकनीक देते हुए कहा, डेथ गॉड, ये गिल परिवार की ब्लेड तकनीक तुम्हारे टाइप की है, तुम इसे ले लो। समर ने उन्हें मार्शल आर्ट तकनीकों की पुस्तकें दे दी और उसने उन्हें एक प्रैक्टिस करने के लिए भी कहा। बोल्डमैन को पहली नजर में ही आयरन फिस्ट तकनीक से प्यार हो गया क्योंकि उसने अपने दुश्मनों पर विजय पाने के लिए शरीर की पावर का उपयोग करना पसंद था। केवल एक नजर में डेथ गॉड ने भी देख लिया था कि गिल परिवार की ब्लेड तकनीक में अद्भुत मार्शल आर्ट तकनीकें शामिल थी। वो भी बहुत खुश हो गया था। हालांकि मोंग काफी निराश था। उदास होकर बोला, बॉस, मैं इंडिया में रहने वाला हूँ, मुझे जापान की तलवारबाजी पसंद नहीं है। समर ने मोंग के कंधे पर थपथपाते हुए दिलासा देते हुए कहा, मोंग, तुम्हें जापान की तलवार कला को समझने की कोशिश करनी चाहिए। जब तक मैं तुम्हें तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए तलवार कला तकनीक पर एक और किताब नहीं ढूंढ लेता। वास्तव में समर के पास तलवार कला तकनीक की एक और पुस्तक थी जो अग्नि तलवार तकनीक थी। केवल वो उसे मोंग को नहीं दे सकता था क्योंकि जतेंद्र बजाज ने उसे कहा था कि वो किसी को भी ये तकनीक न सिखाए। पूरी तरह से निराश मोंग के पास ईजू की तलवार तकनीक की पुस्तक के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने निर्णय लिया कि वो केवल अस्थायी रूप से इनकी प्रैक्टिस करेगा तब तक उसके लिए अधिक उपयुक्त तलवार तकनीक नहीं मिल जाती। समर ने उन्हें काम करने के लिए अपनी जगह खोजने के लिए मार्शल आर्ट तकनीकों के तरीके और चरण भी सिखाए। तभी समर के फोन पर मुकेश सिंघई का फोन आया। समर ने रिसीव करते हुए कहा, हेलो प्रोफेसर मुकेश सिंघई। दूसरी तरफ से मुकेश की भारी आवाज आई, समर, क्या तुमने न्यूज देखी? समर ने कंफ्यूज होते हुए कहा, क्या खबर है मुकेश? मुकेश ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अभी अभी इंदौर टीवी स्टेशन पर एक इंटरव्यू की घोषणा की है कि तुम्हारी मेडिकल एबिलिटीज बहुत कमजोर है और कहा है कि वो कल सिटी हॉस्पिटल में तुम्हें हरा देगा। उन्होंने ये भी कहा कि तुम्हें हार के लिए वो घुटने टेक कर मजबूर कर देंगे। मुकेश सिंघई आराम से टीवी देख रहा था जब उसने सिद्धार्थ मल्होत्रा का इंटरव्यू देखा, जो बिलाल अहमद का चापलूस फ्लोवर था जिसने एक बार उसे धमकाया था। टीवी इंटरव्यू में सिद्धार्थ मल्होत्रा ने एक घोषणा करते हुए शुरुआत की थी कि समर एक धोखेबाज है जिसकी मेडिकल स्किल्स बहुत खराब है, और फिर उसने जनता को बताया कि वो समर को चुनौती देगा जिसमें हारने वाले को घुटने टेकने के लिए मजबूर किया जाएगा। सिद्धार्थ मल्होत्रा इंदौर मेडिकल एसोसिएशन का डायरेक्टर था। उसकी बहुत अधिक रेपुटेशन थी। कई लोग मेडिकल सर्विस के लिए उसके पास भी आते थे। बहुत से लोग सिटी हॉस्पिटल जाने और धोखेबाज समर की हार और उसके परिणाम स्वरूप घुटने टेकने को देखने के लिए एक्साइटेड हो चुके थे। सिद्धार्थ मल्होत्रा के मीडिया का भरपूर इस्तेमाल किया। उसने टीवी पर समर की रेपुटेशन को धूमिल करके साथ ही इंदौर के निवासियों की आलोचनात्मक निगाहें समर पर टिकाकर खुद को श्रेय दिला दिया था। दोस्तों, जब तक वो लोग तैयारी करें, आप लोग भी वीडियो को लाइक कर दें और एक बार वीडियो को शेयर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट लिखकर भेजें कि आप लोग कहां कहां से इंडिया में और बाहर हमारी वीडियो को देख रहे हैं। अपने शहर और अपने गांव का नाम लिखकर जरूर भेजें।
मुकेश की बात सुनकर समर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, चिंता मत कीजिए मुकेश प्रोफेसर, आज उसे खुश हो लेने दीजिए। आज वो जितना ऊंचा खड़ा होगा, उसे गिराना में उतना ही मजा आएगा। उसकी आवाज में कोई चिंता नहीं थी। मेडिकल चैलेंज का परिणाम क्या तय था, मेडिकल स्किल्स से नहीं। जिसके पास बेहतर मेडिकल स्किल्स होगी वो चैलेंज जीत जाएगा। समर के लिए नेशनल लेवल के मेंटल इलनेस एक्सपर्ट्स मुकेश सिंघई के अलावा कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता था। समर ने वार्ड में लौटने से पहले मुकेश सिंघई के साथ अगले दिन की मीटिंग का समय तय किया। वहीं ग्लूकोज का इंजेक्शन पूरा होने के बाद कियारा बिस्तर पर लेटी टीवी देख रही थी, जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा द्वारा वही इंटरव्यू समर का अपमान करते दिखाया गया था। और ये देखते ही कियारा गुस्से से आग बबूला हो गई। कियारा ने टीवी पर आत्मसंतोष सिद्धार्थ मल्होत्रा को घूरते हुए नाराज होते हुए कहा, धिक्कार है सिद्धार्थ मल्होत्रा, तुमने मेरे पति की इंसल्ट करने की हिम्मत भी कैसे की। वह इस बात से नाराज थी कि सिद्धार्थ मल्होत्रा सीडी टीवी स्टेशन पर इंदौर के सभी नागरिकों के सामने उसके पति के बारे में बकवास कर रहा था। हाँ, कियारा समर से नफरत तो करती थी, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका दुष्ट पायल के साथ संबंध था। जब समर को सिद्धार्थ मल्होत्रा जैसे लोगों ने अपमानित किया तो निश्चित रूप से वो खुश नहीं थी और उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था। कियारा सिद्धार्थ मल्होत्रा को कोस रही थी। जब समर ने दरवाजा खोला तो वो अंदर आया। वो बहुत खुश था। कियारा का सिद्धार्थ मल्होत्रा के खिलाफ उसका बचाव करना इस बात का संकेत था कि वो अभी भी उसकी परवाह करती थी। समर कियारा के पास गया और बेशर्मी से फ्लर्टिंग अंदाज में बोला, पत्नी, तुम मेरे लिए कितनी अच्छी हो, तुमने मेरे लिए उस कमीने को गालियां भी दी। वहीं समर को प्रवेश करता देखकर कियारा ने अपना चेहरा घुमा लिया, उसे इग्नोर कर दिया। हालांकि उसकी कांपती पलकें उसकी भावनाओं को प्रकट कर रही थी। समर अब कियारा के साथ अपने व्यवहार से वाकिफ हो गया था। हालांकि कियारा उसे इग्नोर करती रही, फिर भी वो उससे बात करता रहा। उसे पूरा विश्वास था कि अगर वो ऐसे ही कोशिश करेगा तो एक दिन जरूर कामयाब हो जाएगा। समर ने यह सब सोचते हुए मुस्कुराते हुए कहा, हनी, क्या तुम्हें भूख लगी है? मैं बाहर जाकर तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। वो कियारा के साथ सामान्य व्यवहार कर रहा था, लेकिन कियारा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। जब कुछ देर आराम समर के कोई जवाब नहीं मिला तो समर ने आगे कहा, तुम थोड़ी देर इंतजार करो, मैं बाहर जाकर तुम्हारे पसंदीदा टमाटर और अंडे का नूडल्स लेकर आता हूँ। और फिर वो कियारा के लिए खाना लेने चला गया। अब कियारा अलिस्का के साथ अकेली थी। अलिस्का ने उसके पास आते हुए कहा, कियारा, समर ने गलती की है, लेकिन तुम्हें उसे सुधारने का एक मौका देना होगा। तुम उसे हमेशा के लिए इग्नोर नहीं कर सकती। कियारा ने भौहें चढ़ाकर उसकी खूबसूरत आंखों में खोई हुई ऐसी लगी। उसकी माँ सही कह रही है। वो समर को हमेशा इस बात के लिए नहीं बचा सकती, लेकिन उसे माफ करना नामुमकिन था। एक औरत होने के नाते वो उदार नहीं हो सकती थी और इस बात को इग्नोर तो कर नहीं सकती थी कि उसके पति का किसी और औरत के साथ बच्चा हो। वो ऐसा नहीं कर सकती थी। कोई भी औरत ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी। इसलिए कियारा ने धीरे से कहा, माँ, प्लीज मुझे शांति से सोचने दीजिए। मैं वास्तव में उससे बात नहीं करना चाहती, क्योंकि जब भी मैं ऐसा करूंगी मुझे उसकी गलती याद आएगी। अलिस्का ने फिर उसको समझाने की कोशिश करते हुए कहा, कियारा, तुम्हारी शादी में सिर्फ 10 दिन बाकी हैं। तुम उससे बात किए बिना शादी कैसे कर सकती हो? कियारा ने उसकी बात सुनकर आह भरते हुए कहा, माँ, जब तक पायल हमारे बीच में है मैं समर से शादी नहीं करूंगी। जब तक समर का यह वादा नहीं करता कि वो पायल और उसके बच्चे को हमेशा के लिए छोड़ देगा, तब तक कोई शादी नहीं होगी। कियारा जानती थी कि समर के मन में उस पायल के लिए भावनाएं जरूर तो रही होंगी, वरना वे दोनों एक साथ सो नहीं पाते, न ही बच्चा पैदा कर पाते। अगर समर ने पायल को छोड़ने का फैसला भी कर लिया तो क्या समर को वो छोड़ देगी? कियारा ये सोचकर रहकर कानूनी पत्नी के रूप में और कियारा को उसे न माफ करने का अधिकार और गर्व था। बेशक अगर समर ने पायल को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकाल देने की कसम खा ली तो कियारा शायद उसे माफ कर देगी, लेकिन वो जानती थी कि इसकी संभावना बहुत कम है। तभी अलिस्का ने उसकी बात सुनकर सिर हिलाते हुए कहा, कियारा, जब मैं जवान थी तो मुझे भी ऐसा ही विश्वासघात सहना पड़ा। मैं तुम्हें बस एक बात बताऊंगी, कभी डाइवोर्स लेने की सोचना मत। कियारा ने उसकी बात पर सिर हिलाते हुए कहा, माँ, मैं डिवोर्स क्यों नहीं ले सकती? अगर समर पायल को नहीं छोड़ेगा तो मैं डिवोर्स पर विचार करूंगी। अलिस्का ने कहा, कियारा, मूर्ख मत बनो।
अगर तुम समर को डिवोर्स दे दोगी तो पायल तो आसानी से उसे पा लेगी। जरा सोचो, तुम अपने पति समर को खो दोगी, पायल तुम्हारे पति की विजेता होगी। शिवराज भी जवानी के दिनों में एक साइड गर्लफ्रेंड रखता था। अलेस्का ने न सिर्फ डाइवोर्स के बारे में सोचा, बल्कि नींद की गोलियां खाकर सुसाइड करने के बारे में भी सोचा था। बाद में जब वो एक पहाड़ पर स्थित बौद्ध मंदिर में गई तो भिक्षु ने उससे कहा कि वो अपने पति को डिवोर्स दे दे तो उसकी साइड गर्लफ्रेंड विजेता हो जाएगी। अंत में अलेस्का ने शिवराज को डिवोर्स नहीं दिया, साइड गर्लफ्रेंड को सिर्फ बैकग्राउंड में छुपाने पर मजबूर कर दिया। अपनी माँ की बातचीत के बाद क्यारा काफी देर तक चुप रही। उसने सोचा कि उसकी माँ सही कह रही है, वो समर को डिवोर्स नहीं दे सकती। अगर वो ऐसा करेगी तो पायल उसके डिवोर्स की लाभार्थी हो जाएगी और कियारा कोई मूर्ख नहीं थी। उसे पूरा यकीन था कि डिवोर्स होते ही वो कुतिया पायल समर से शादी कर लेगी। कियारा ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां बेच ली और कहा, पायल, तुम दुष्ट लड़की, अगर तुम्हें लगता है कि तुम उसे सिर्फ इसलिए शादी कर सकती हो क्योंकि तुम उसके साथ सो चुकी हो तो तुम बहुत गलत हो। सारे विकल्प पर विचार करने के बाद उसने मन बना लिया कि पहला वो समर को इग्नोर करती रहेगी और फिलहाल माफ नहीं करेगी। दूसरा, वो कभी डिवोर्स नहीं देगी, जिससे उस दुष्ट पायल को जीतने का मौका भी नहीं मिलेगा। कियारा अपनी बेटी को सही फैसला लेता देखकर राहत से मुस्कुराई। उसे चिंता थी कि उसके बेटे इस पूरे मामले को गंभीरता से ले लेगी, फिर घर छोड़ देगी। तभी दरवाजा खुला और समर नूडल्स लेकर अंदर आ गया और बोला, देखो डियर, मैंने तुम्हारे लिए नूडल्स लिया है। कियारा ने गर्व से अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया और समर को ठंडे जवाब दिया। तभी अलिस्का ने समर से कहा, समर, मैं कियारा को खाना खिलाऊंगी, तुम आज रात अच्छी तरह आराम करो क्योंकि कल तुम्हें सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ मुकाबला करना है। समर ने कियारा को खुद खिलाने का प्लान तो बनाया था, लेकिन चूंकि उसके सास ने नूडल्स ले लिए इसलिए वो केवल अजीब तरीके से मुस्कुरा सकता था। फिर भी वो खुश था कि उसकी सास ने उससे बातचीत की। वो सौम्य स्वर में थी। यह ठीक था कि कियारा ने उसे तब तक ठंडा जवाब दिया जब तक उसकी माँ उससे बात करती रहेगी। समर ने अपना प्लान बना लिया था। वो अलेस्का के साथ अच्छे संबंध बनाएगा और कियारा के सामने जो आमतौर पर अपनी माँ की बात सुनती थी उसे अच्छी बातें कहने को कहेगा। अब रात हो चुकी थी और वो कियारा को आराम करने के लिए कुछ देर समय के लिए वार्ड में बाहर चला गया। वो रात को लिए होटल नहीं गया। हालांकि होटल के बिस्तर पर उसे अच्छी नींद आ सकती थी, लेकिन कियारा की सुरक्षा भी जरूरी थी। शैडो ग्रुप टीम के मेंबर्स अपनी मार्शल आर्ट तकनीकों की प्रैक्टिस कर रहे थे। उसने नर्स स्टेशन पर एक एक्स्ट्रा बिस्तर और रजाई लगवा ली। दरवाजे के बाहर जमीन पर बिस्तर बिछाकर वो रात भर कियारा की रखवाली करने के लिए वहीं पर रुक गया था। वहां से गुजरने वाली सभी नर्सें जलन से भर गई थी। वो ये सोचने लगी थी कि कितना अच्छा होता यदि उनका पति भी उतना ही समर्पित होता जितना समर है। वार्ड के बाहर अपने बिस्तर पर लेटे हुए समर को नींद आ रही थी। उसके जहन में अपने माता पिता के साथ बिताए पल, अपने मास्टर द्वारा मार्शल आर्ट मेडिकल स्किल्स सीखने, इंदौर में कियारा के साथ विवाह का प्रमाण पत्र लेने और एक विला में रहने जैसी यादें ताजा हो गई थी। उसके मन में स्मृतियों के दृश्य आते और बदलते रहे। उसे पता ही नहीं चला कि उसे कब नींद आ गई। उसने सपना देखा कि उसके और कियारा की शादी की रात है। वे बिस्तर पर गए और दोनों ने एक दूसरे से खूब प्यार किया। बेशक ये सिर्फ एक सपना था। समर ने दृश्य दिव्यस्पन में देखे थे। स्वाभाविक थे कि रात में दृश्य उसके सपनों में आ गए। कियारा के बारे में सपना देखने के बाद समर ने सपना देखा कि पायल ने एक सुंदर बच्चे को भी जन्म दिया जो उसे देखकर हंसता था और इस बारे में बहुत खुश हो रहा था। हाल ही में ग्रैंड मास्टर मकबरे की यात्रा के बाद वो काफी थका हुआ था। अपने दुश्मनों के साथ लड़ाई में उसकी काफी ऊर्जा लग गई थी। आज रात वो गहरी नींद में सोया। नींद में मुस्कुराया क्योंकि उसने सपना देखा कियारा और पायल दोनों उसके साथ खुश थी। जब अलिस्का कियारा के लिए एक गिलास पानी का वार्ड में लेने बाहर आई तो उसने देखा समर जमीन पर रजाई ओढ़कर गहरी नींद में सो रहा है। यह सर्दियों की ठंडी रात थी और बिना गर्मी वाले हॉल में सोना बहुत ठंडा था। अलिस्का ने उसको देखते हुए ठंडी आह भरते हुए कहा, क्यों? समर होटल वापस जाने के बजाय वार्ड के बाहर यहाँ कियारा की रखवाली करना पसंद करेगा? वो सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि कियारा से प्यार करता है। यह आह भरते हुए अलिस्का ने जमीन से रजाई उठाई और समर को ढक दिया। अलिस्का समर को अपने दामाद के रूप में पाकर बहुत संतुष्ट थी, लेकिन पायल के साथ उसके प्रेम प्रसंग के कारण कियारा को घर छोड़ना पड़ा था और इसलिए बेहोश भी होना पड़ा। वो इसलिए नाराज थी। हालांकि समर को उसके प्रति इतना समर्पित देखकर
अलिस्का को एहसास तो हो गया था कि वो कियारा को बहुत पसंद करता है। समर के किसी दूरस्थ औरत के संबंध के बारे में अलिस्का के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे, क्योंकि उसके अपने पति की वो एक रखेल थी। सभी पुरुषों को मौज मस्ती करना पसंद था। पुराने जमाने में एक पुरुष के एक से ज्यादा पत्नियां होना तो आम बात थी। हालांकि आधुनिक समाज में एक से ज्यादा पत्नियां रखना इज्जत की बात तो नहीं थी, फिर वे पुरुषों के लिए ज्यादा गर्लफ्रेंड बनाना और फुट मजाज की दुकानों पर जाना, एक तरह से एक ज्यादा महिलाओं के साथ संबंध बनाना आम बात थी। बेशक ऐसे अच्छे पुरुष भी थे जो पूरे जीवन काल में केवल एक ही महिला के साथ संतुष्ट थे, लेकिन वे देश में बहुमूल्य पांडा की तुलना में दुर्लभ प्रजाति थी। और ये सब सोचते हुए अलिस्का कियारा के लिए पानी लाने के लिए वार्ड रूम की तरफ चली गई। दूसरे दिन सुबह के सूरज ने अपनी गर्म किरणें धरती पर बिखेर दी, जिसे जमीन पर छाया के धब्बे पड़ गए। आने वाले अच्छे दिन का संकेत मिला। समर की नींद फोन की घंटे की वजह से खुली। हाल ही में बहुत थके होने के कारण कल रात उसने एक अद्भुत सपना देखा, जिसमें कियारा, पायल और खुद एक बिस्तर पर थे। बेशक ये सिर्फ एक सपना था, लेकिन वो बहुत खुश था, क्योंकि सपने में सिर्फ पायल और कियारा एक ही समय एक बिस्तर पर उसकी सेवा कर रही थी। वो इसे जागना नहीं चाहता था। फोन की घंटी से उसे जागना अच्छा भी नहीं लगा। उसने निराश होते हुए फोन अटेंड किया और कहा, हेलो, क्या बात है? फोन पर मुकेश सिंघई की आवाज आई और थोड़ी चिंता भरी झलक उसने दिखाई। उसने दुखी होकर कहा, समर, आप भूल गए हैं कि हमें आज 9 बजे सुबह सिद्धार्थ मल्होत्रा को चैलेंज देने सिटी हॉस्पिटल जाना है। उसकी बात सुनते ही समर बिस्तर से कूद पड़ा। बोला, अरे अरे, मैं तो भूल ही गया था। उसके बाद वो अपने कपड़े ढूंढने लगा। समर ने मन ही मन में सोचा, कोई आश्चर्य नहीं कि लोग कहते होंगे कि औरत ही विपत्तियों की जड़ है। मैं उस अहम चैलेंज के बारे में भूल गया, क्योंकि मैंने सपना देखा कि कियारा और पायल बिस्तर पर साथ मेरी सेवा कर रही है। वो बिना देर किए सीढ़ियों से नीचे भागा और मुकेश सिंघई नीचे उसका इंतजार कर रहा था। जब वो नीचे भागा, समर ने शैडो ग्रुप टीम के मेंबर्स को बुलाया और उन्हें कियारा की रक्षा करने के लिए कहा। एक रात की प्रैक्टिस के बाद उन्हें उम्मीद थी कि एंशिएंट मार्शल आर्ट तकनीकों से परिचित हो गए होंगे। जो ज्यादा प्रतिभाशाली थे, उन्हें कुछ फाइटिंग तकनीकें भी सीखनी चाहिए थी। बातचीत खत्म करके समर हॉस्पिटल से बाहर आया और उसने देखा मुकेश सिंघई वहां पर उसका पहले से इंतजार ही कर रहे थे। मुकेश सिंघई थोड़े चिंतित लग रहे थे, क्योंकि आज समर इंदौर के मेडिकल एसोसिएशन डायरेक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा को चैलेंज देने वाला था। उसके पास जाते ही समर ने चेहरे पर शर्मिंदगी भरी मुस्कान के साथ माफी मांगते हुए कहा, प्रोफेसर मुकेश, मुझे माफ करना। मैं देर से सोया क्योंकि कल रात मुझे सपना आया कि मैं अपनी पत्नी के साथ एंजॉय कर रहा हूँ। उसकी बात सुनकर मुकेश सिंघई ने अवाक होकर आंखें घुमाई। 70 साल का बूढ़ा आदमी होने के नाते वो किसी औरत के साथ बात भी नहीं कर सकता, संबंध बनाना तो दूर की बात। जवान होना कितना अच्छा था। मुकेश सिंघई को अपने जमाने के दिन याद आ गए और वो समर से जलन महसूस करने लगा था। लेकिन अब जाने की बारी थी और वो लोग वहां पर गाड़ी में बैठे और सिटी हॉस्पिटल की तरफ चल पड़े थे। अब आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या समर सिद्धार्थ मल्होत्रा को चैलेंज में हरा पाएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी कहानी सीक्रेट घर जमाई के साथ। दोस्तों, सुकून एफएम चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों तक भेजना जरूर। एक प्यारा सा कमेंट करके हमें जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी और आप लोग कहां से और किस जगह से हमारी कहानियों को सुनते हैं। चलिए, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।